हेलो दोस्तों, हमारे चैनल घर घर की कहानी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है चुप्पी। राम बहुत उदास था। माँ की तस्वीर के आगे चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। बार बार आंखें आंसुओं से छलछला उठती थीं। 22 साल के इकलौते बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना पाले माँ ने अचानक ही आंखें मूंद ली थीं। उनके जाने का किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, न राम को, न उसके पापा राजीव को, और न ही परिवार के अन्य सदस्यों को। आज माँ की 13वीं थी। बैठक के कमरे में सोफे हटाकर जमीन पर गद्दे डालकर सफ़ेद चांदनी बिछा दी गई थी। सामने एक छोटी मेज पर माँ फोटो में मुस्कुरा रही थी। पापा बार बार उसके आसपास अगरबत्तियां जला रहे थे। दरअसल इस बहाने से वो अपने आंसुओं को दूसरों की नज़रों से छिपा रहे थे। अभी कल तक तो भली चंगी थी, कभी ब्लड प्रेशर तक चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अचानक ही ऐसा कार्डियक अटैक पड़ा कि डॉक्टर तक बुलाने की फुर्सत नहीं दी उसने। खड़े खड़े अचानक ही राजीव की बाहों में झूल गई। राजीव चीखते रह गए, सुमित्रा, सुमित्रा, आंखें खोलो, क्या हुआ? आंखें खोलो सुमित्रा। मगर सुमित्रा होती तब तो आंखें खोलती। वह तो एक झटके में अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। पापा की चीखें सुनकर राम अपने कमरे से बदहवास सा भागा आया। पापा माँ को तब तक जमीन पर लिटा चुके थे। राम ने भी माँ को झकझोरा, मगर माँ जा चुकी थी। जिसने भी सुना आश्चर्यचकित रह गया। कितनी भली महिला थी, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। कभी किसी ने सुमित्रा को ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। मधुर वाणी, शालीन व्यवहार वाली सुमित्रा हर एक की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। घर को तो उसने स्वर्ग बना रखा था। पति राजीव और बेटे राम पर उसका स्नेह हर वक्त बरसता था। दोनों ही उसके प्रेम की डोर में बंधे जीवन आनंद में डूबे थे कि अचानक ही यह डोर टूट गई। बैठक में काफ़ी लोग जमा थे। सभी के चेहरों पर उदासी थी। बड़े बूढ़े बारी बारी से आकर राम के सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक हाथ राम के सिर पर काफ़ी देर तक रुका रहा था। राम ने सिर उठाकर पास खड़े सज्जन का चेहरा देखा तो एकटक देखता ही रह गया। वो हूबहू उसी की तरह दिख रहे थे, बल्कि यूँ कहें कि राम हूबहू उनकी तरह था, जैसे उनकी कार्बन कॉपी। बैठक में बाकी लोग भी आश्चर्यचकित से इस आगंतुक को देख रहे थे। इससे पहले तो इन्हें कभी इस घर में नहीं देखा गया था। कौन थे ये? और राम से इनका चेहरा और कदकाठी इस कदर कैसे मिलती है? बिल्कुल जैसे उसके बड़े भाई हों। राम का चेहरा मोहरा न तो उसकी माँ से मिलता था और न ही उसके पापा राजीव की कोई झलक उसमें। हर एक की आंखों में यही सवाल था, राम और राजीव की आंखों में भी, कि आप कौन हैं? आगंतुक ने आगे बढ़कर सुमित्रा की फोटो पर फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर वहीं राजीव के निकट ही बैठ गया। उसने धीरे से राजीव के कानों के पास मुंह ले जाकर कुछ कहा। फिर दोनों के बीच खामोशी पसर गई। काफ़ी देर तक वह आगंतुक वहीं राजीव के पास ही बैठा रहा। बीच में धीरे धीरे 2-4 बातें भी की। करीब आधे घंटे के बाद वह उठे और राजीव और राम से विदा लेकर चले गए। गमगीन माहौल था, लिहाजा दोनों ने उस वक्त आगंतुक के विषय में कोई सवाल नहीं किया, मगर लोगों के बीच फुसफुसाहट जरूर होती रही। शाम तक सभी लोग जा चुके थे। बैठक खाली हो गई थी। बस बाप बेटे ही सुमित्रा की तस्वीर के साथ रह गए थे। तभी राम ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, पापा, वो अंकल कौन थे जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे? राजीव ने गहरी नज़रों से बेटे के चेहरे की ओर देखा और बोले, वो तुम्हारी मम्मी के कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, करण। मैं भी आज ही पहली बार मिला हूँ उनसे। वो कल फिर आएंगे। क्यों? उन्हें कुछ बात करनी है। कैसी बात? मम्मी ने तो कभी अपने इस दोस्त के बारे में नहीं बताया। क्या आप भी इन्हें नहीं जानते थे? नहीं, कल आएंगे तब पता चलेगा कि क्या बात करनी है उन्हें। कहकर राजीव उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। राम वहीं बैठा रहा, सोचता रहा कि कौन है, कहाँ से आए,
क्या बात करनी है उन्हें? मुझसे इतने क्यों मिलते हैं? बहुतेरे सवाल उसके दिमाग में चक्कर काट रहे थे। उधर राजीव के जहन में भी 22 बरस पहले की बातें चल रही थीं। इस आगंतुक से मिलने के बाद जैसे उनकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में चलने लगी। सुमित्रा से उनकी शादी के 5 बरस बीत चुके थे और सुमित्रा की गोद सूनी की सूनी थी। पहले 2 साल तो बेख्याली में गुजरे गए, मगर तीसरा साल लगते लगते राजीव की माँ ने और रिश्तेदारों ने बहू को टोकना शुरू कर दिया था। माँ को पोते का मुंह देखने की जल्दी मची थी। आए दिन सुमित्रा को लेकर कभी इस पंडित के पास तो कभी उस ओझा के पास पहुंच जाती थी। तमाम टोने टोटके करा लिए, अनेक डॉक्टरों से दवा इलाज करा लिया, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। कभी कभी खिसिया कर बहू को कोसने भी लग जाती थी। बांझ है बांझ, मेरे बेटे की तो तकदीर ही फूट गई। हाय, अब मेरा वंश कैसे बढ़ेगा? इसकी तो कोख ही नहीं फल रही। माँ की बातों से सुमित्रा बहुत आहत होती थी। कमरे में खुद को कैद करके फूट फूट कर रोया करती थी। तब राजीव उसे बहुत दिलासा देते थे। कहते थे, सुमित्रा, हमारी किस्मत में बच्चा होगा तो जरूर मिलेगा। अभी कौन सी हमारी उम्र निकल गई है। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो। वो बूढ़ी हो गई हैं, कुछ काम धाम नहीं है तो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। मगर सुमित्रा को राजीव की बातों से राहत नहीं मिलती थी। वह खुद बच्चे के लिए बड़ी परेशान रहती थी। उसकी सभी सहेलियों की गोद में बच्चे खेल रहे थे। बस वही थी जो बांझ होने का कलंक लिए घूम रही थी। यह कलंक वह किसी भी कीमत पर हटाना चाहती थी। उन्हीं दिनों की बात है जब राजीव ने सुमित्रा को बताए बिना एक जान पहचान के डॉक्टर से अपना भी चेकअप करवाया था। रिपोर्ट आई तो पता चला कि बच्चा न होने का कारण वह खुद ही है। कमी राजीव में ही थी। उसके सीमन में शुक्राणु न के बराबर थे। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने राजीव को कुछ दवाएं दी थीं, मगर 2 महीने के सेवन के बाद भी शुक्राणुओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं दिखी। राजीव अपना इलाज करवा रहे थे। यह बात उन्होंने सुमित्रा को कभी नहीं बताई और न ही कभी उसके समक्ष यह स्वीकार कर पाने की उसकी हिम्मत हुई कि वह उसे बच्चा देने लायक नहीं है। वह डरते थे कि बात खुली तो उनके माथे पर नपुंसक नामर्द जैसे कलंक चमकने लगेंगे। वह कैसे अपनी कमजोरी पत्नी के सामने स्वीकार करें? यह सच बताने के बाद वह कैसे सुमित्रा का सामना कर पाएंगे, जो उनकी माँ के ताने सुन सुनकर आधी हो चुकी है। मोहल्ले की औरतों के बीच बांझ के नाम से पुकारी जाने लगी है। वह अपने इलाज के बारे में चुप्पी साध गए। उनमें सच को कह पाने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर एक दिन अचानक सुमित्रा के घर में खुशियों का बम फोड़ गया। शाम को राजीव ऑफिस से लौटे तो घर में औरतों का जमावड़ा लगा था। ढोल बज रहा था, गाने गाए जा रहे थे। चारों ओर चहचहाटें, रौनकें, हंसी ठठोली, किलकारियों के पटाखे छूट रहे थे। राजीव के लिए बधाइयों का तांता लग गया था। अपनी माँ के चेहरे की खुशी देखकर तो वह दंग रह गए। इससे पहले उन्होंने अपनी माँ को कभी इतना खुश नहीं देखा था। खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। माँ ने उनके मुंह में लड्डू ठूसते हुए कहा, पाँव भारी हैं बहू के, देखना पहला तो पोता ही होगा। शर्माई लजाई सुमित्रा ने मुस्कुराकर कमरे में राजीव का स्वागत किया। उसने राजीव को अपनी बाहों में जकड़कर पूछा, तुम खुश हो ना? राजीव ने हौले से जवाब दिया, बहुत। उस दिन राजीव की बाहों में लिपटी सुमित्रा के चेहरे पर दर्द और टीस की जगह खुशी, शांति और सुख का नूर था। मगर राजीव के दिमाग में हलचल मची थी। वह जानते थे कि यह बच्चा उनकी देन नहीं है। फिर कौन है जिसने सुमित्रा को यह खुशी दी है? कब और कैसे वह उसके संपर्क में आया? सुमित्रा उनसे छिपकर किसी और से मिलती थी। उसने उन्हें धोखा दिया। दंभी पुरुष प्रवृत्ति उन पर हावी होने लगी। मगर साथ साथ वह इस आशंका से भी भर गए कि कहीं डॉक्टर की दवाएं तो असर नहीं कर गई हैं उन पर। हो सकता है उनके सीमन में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ गई हो। शायद वही इस बच्चे के बाप हों। शायद विज्ञान का चमत्कार ही हो गया हो। शायद रात भर सैकड़ों सवाल उन्हें परेशान किए रहे, मगर सुबह तक वह एक फैसले तक पहुंच चुके थे। यह फैसला था आने वाले के स्वागत का। सुमित्रा के पांव भारी होते ही वह जैसे पूरे घर की महारानी बन गई। राजीव की माँ जो हर वक्त उसको कोसती रहती थी, अब हर वक्त उसकी सेवा टहल में लगी रहती थीं।
उसको घर का एक काम नहीं करने देती, सुबह से शाम तक उसके खाने पीने का ध्यान रखती, अपने हाथ से काजू बादाम की खीर बना बना कर खिलाती, तमाम तरह के जूस और सूप पिलाती, उसके लिए अपने हाथों से सूखे मेवे और सूजी के लड्डू बना बना कर जार में रखती। सुमित्रा को बड़ा अटपटा लगता कि इस बुढ़ापे में वह इतनी मेहनत कर रही हैं, मगर पोते का सुख पाने के लालच में माँ की ममता उछाले मार रही थी। उसे रोक पाना न राजीव के बस में था और न सुमित्रा के। 9 महीने तो पंख लगाकर उड़ गए और वह घड़ी आ पहुंची जब माँ की बरसों की साथ पूरी हो गई। राजीव का घर आंगन नन्हे राम की किलकारियों से गूंज उठा। दादी को खेलने के लिए खिलौना मिल गया, सुमित्रा की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और राजीव को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। राम ने सबका जीवन खुशियों से भर दिया था, पूरा घर बस उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। राजीव के दिल में यह शंका धुंधली पड़ गई थी कि राम उनका नहीं बल्कि किसी और का बेटा था। उन्होंने कभी यह शक सुमित्रा के सामने जाहिर नहीं किया। राम को उन्होंने बेइंतहा प्यार दिया, उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की। उसको कभी हल्का सा बुखार भी आ जाता तो राजीव पूरी रात जाग कर उसकी देखभाल करते थे। जान से ज़्यादा प्यार करते थे राजीव अपने बेटे से। उन्होंने राम को बहुत सारे अच्छे संस्कार दिए, उसके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। राम पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहता, हर कक्षा में कभी फर्स्ट कभी सेकंड आता रहा। यही नहीं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए वह पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया। डॉक्टरी की पढ़ाई का यह उसका 3रा साल चल रहा था। राजीव और सुमित्रा को अपने होनहार बेटे पर नाज था। राम जब 15 बरस का था तो उसकी प्यारी दादी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बुढ़ापा था, उम्र हो चुकी थी, मगर जाते वक्त तक खुश थी दादी। हर वक्त पोते के प्यार में डूबती उतराती रहती थी। अंतिम वक्त में भी उसकी ही गोद में सिर रखकर चिर निद्रा में सो गई थी। तब राम बहुत रोया था, दादी का लाडला था, कई दिन तक उदास रहा। उदास तो सुमित्रा और राजीव भी बहुत थे, मगर यह तो प्रकृति का नियम है, जो आया है एक दिन जाएगा। आज प्रकृति का वही नियम एक बार फिर राजीव के सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी प्यारी सुमित्रा चली गई। फर्क इतना था कि यह उसकी जाने की कोई उम्र न थी। अभी तो बहुत सारे सपने साथ देखने थे, साथ पूरे करने थे। राम को दूल्हा बनाना था, ब्याह रचाना था, उसका घर बसाना था, उसके बच्चे खिलाने थे। कितने सारे काम बचे हुए थे और सुमित्रा वह सारे काम राजीव के कंधे पर डालकर चल दी। रात भर राजीव की आंखों के आगे बीते साल चलचित्र की भांति गुजरते रहे। सुबह राम ने आकर जब चाय का प्याला उन्हें थमाया तो उनकी लाल सुर्ख आंखें देखकर उसकी भी आंखें भर आईं। बाप बेटा बड़ी देर तक एक दूसरे के गले लगकर सिसकते रहे। दोपहर बाद घर की घंटी बजी तो अनजान आशंका से राजीव का दिल धड़क उठा। राम अपने कमरे में सो रहा था। वह उठे, दरवाज़ा खोला तो सामने वही आगंतुक खड़ा था जिसने अपना नाम कल करण बताया था। राजीव ने उससे हाथ मिलाया और अंदर आने का रास्ता दे दिया। करण शालीनता से भीतर आया और सोफे पर बैठते हुए पूछा, राम नहीं है? सो रहा है, राजीव ने संक्षिप्त सा जवाब दिया और पास वाले सोफे पर बैठ गया। मन आशंकाग्रस्त था। पता नहीं यह क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्या बात करनी है? जी, कल आपने पूरा परिचय नहीं दिया था। आप सुमित्रा को कैसे जानते हैं? आपके बारे में उसने कभी नहीं बताया। राजीव ने एक साथ ही कई सवाल दाग दिए। राजीव जी, सुमित्रा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, बस 3 साल का था साथ हमारा। हम सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। फिर मेडिकल की पढ़ाई के लिए अपनी बड़ी बहन के पास मैं लंदन चला गया। वहाँ से लौटकर मैंने पुराने शहर में अपना हॉस्पिटल बनाया, जनरल नर्सिंग होम। ये तो बहुत विख्यात नर्सिंग होम है। मेरी माँ सुमित्रा को लेकर वहीं जाती थी इलाज के लिए। राजीव अचानक याद करके बोल उठे, जी, तभी सुमित्रा से दोबारा मुलाकात हुई थी। उन दिनों वह बहुत परेशान थी। उसकी हालत देखकर तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाया था। आपकी माँ के सामने हमने जाहिर नहीं किया था कि हम एक दूसरे को जानते हैं। सुमित्रा माँ बनना चाहती थी किसी भी कीमत पर। तब मैंने उसके सारे टेस्ट करवाए थे। वह माँ बनने के लिए पूर्णतः काबिल थी। एक दिन जब वह मेरे पास अकेले आई तो मैंने उससे कहा कि वह आपका टेस्ट करवाए, क्योंकि मुझे शक था
कि कमी आप में है, मगर उसने मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वह अपने पति को खुश देखना चाहती है, कमी होने का एहसास करा के दुखी नहीं करना चाहती। वह कई दिन तक मेरे पास आती रही। मैं उसे समझाता रहा कि तुम्हें दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पूरी तरह माँ बनने के काबिल हो। अचानक एक दिन उसने मेरे सामने एक मांग रख दी। उसने कहा कि उसे मुझसे एक बच्चा चाहिए। मैं उसको अपने शुक्राणु देने को तैयार था, मगर वह आर्टिफिशियल तरीके से गर्भधारण नहीं करना चाहती थी। फिर हमारे बीच सहमति से रिश्ता कायम हुआ। कई बार वह दवा के बहाने से मेरे नर्सिंग होम में आती थी। प्रेग्नेंट होने के बाद वह बहुत खुश थी। उसने मेरा बहुत आभार जताया था, मगर मुझसे यह भी साफ कह दिया था कि बच्चा सिर्फ उसका है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है, और न मैं कभी भविष्य में उस पर अपना हक जताने की कोशिश करूं। इसके बदले में उसने मुझे पैसे देने की भी पेशकश की थी, मगर मैंने मना कर दिया था। मेरे लिए उसकी खुशी ही सब कुछ थी। उसके बाद मैं सुमित्रा से कभी नहीं मिला। हाँ, एक आध बार फ़ोन पर ज़रूर बात हुई थी। करण क्षण भर को रुके तो राजीव अधीरता से बोल पड़े, फिर इतने सालों बाद आप क्यों आए हैं? राजीव का मन अचानक आशंका से कांप रहा था। अखबार में सुमित्रा की 13वीं का विज्ञापन देखा था, खुद को रोक नहीं पाया। कई सालों से मन छटपटा रहा था अपने बेटे को देखने के लिए। सुमित्रा ने फ़ोन पर बताया था कि बेटा हुआ है। कहा था, मेरा बेटा हुआ है, तुम्हारा धन्यवाद मुझे और मेरे परिवार को यह खुशी देने के लिए। जब मैंने उसे देखने का इसरार किया तो उसने मना कर दिया। बोली, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, जब मर जाऊं तब देख लेना कभी उसे। सुमित्रा के मन में इस बात की गिल्टी थी कि उसने तुमको धोखा दिया, मगर राजीव, यह उसने तुम्हारी खुशी के लिए किया था। वह तुमको इस बात का एहसास भी नहीं होने देना चाहती थी कि तुम में कोई कमी है। वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। फिर अब क्यों आप आए हैं? आप क्यों यह बातें मुझे बता रहे हैं? क्या आप राम को वापस पाना चाहते हैं, या उसे यह सब बता देना चाहते हैं? प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। राजीव की आवाज़ थरथराने लगी। डॉक्टर करण तुरंत उठकर उनके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर वहीं सोफे पर बैठ गए। बोले, अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने दिल के हाथों विवश होकर कल सुमित्रा की 13वीं में आया था। मन में यह इच्छा भी थी कि इस बहाने से एक नज़र अपने बेटे को भी देख लूँगा। सो देख लिया। मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। आपने उसको पाला है, उसे प्यार दिया है, उसका भविष्य बनाया है। वह आपका ही है और हमेशा रहेगा। मैं तो बस एक चाह लेकर आया था आपके पास। कैसी चाह? राजीव ने जल्दी से पूछा। मैंने शादी नहीं की है और न ही मेरी संपत्ति का भारत में कोई वारिस है। पुराने शहर में मेरा जो अस्पताल और घर है वह मैं राम के नाम करना चाहता हूँ। राम डॉक्टर बनने वाला है, यह मैं जानता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इसके लिए न नहीं कहोगे। मैं अपनी विल बनाकर तुम्हें दे जाऊँगा। 3 साल बाद मैं लंदन अपनी बड़ी बहन के पास शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं वहाँ एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब और कैसे राम को इस विल के बारे में बताओ। राजीव सुनकर सन बैठे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस ऑफर को वह सौगात समझे या मुसीबत। वह क्या कहेंगे राम से कि करण उसका कौन है? क्यों वह अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी राम को दे रहा है? क्या राम यह सब जानकर सहज रह पाएगा? कहीं वह मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा? कहीं वह अपने असली पिता के साथ रहने की जिद तो नहीं कर बैठेगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? बुढ़ापे में मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। यह सब सोचकर राजीव कांप उठे। बोले, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगा। डॉक्टर करण ने ठंडी सांस ली और उठ खड़े हुए। जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उन्हें उनके हाथ पर रख दिया और बोले, उम्मीद है आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। आप सोच ले तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मेरे यहाँ आने का आशय आपको या राम को दुख पहुँचाने का हरगिज नहीं था। राम भले मेरा खून है, मगर उसके पिता आप हैं। वह सिर्फ आपका ही है। मैं तो बस उसे एक नज़र देखना भर चाहता था, कहकर डॉक्टर करण ने हाथ जोड़ लिए। राजीव ने उनके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। आंखें आंसुओं से भीग गईं। डॉक्टर करण चले गए। राजीव के दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। राम को क्या बताएं, कैसे बताएं कि ना बताएं? वह किसी
फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। शाम हो गई थी। राम भी उठ गया था। राजीव उसके कमरे में पहुंचे तो वह पुराने एल्बम में खोया हुआ था। राजीव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पलंग पर उसकी बगल में बैठ गए। एल्बम में राम के बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक की फ़ोटोज़ थी। 2-4 पन्ने पलटने के बाद राजीव अचानक एक फ़ोटो को गौर से देखने लगे। उस फोटो में सब लोग ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठे थे। नन्हा सा राम सुमित्रा की गोद में था। बगल में माँ और राजीव बैठे हंस रहे थे। उस फोटो पर हाथ फेरते हुए राजीव बोले, बेटा, जब तुम्हारी माँ से मेरी शादी हुई थी तब पहली बार हमारे घर पर रंगीन टीवी आया था। यह टीवी वही है, तुम्हारे नाना जी ने दिया था। उन दिनों महाभारत सीरियल आया करता था। हम सब बैठे शौक से देखते थे। इसी टीवी से मुझे महाभारत की कथाओं का ज्ञान मिला था। तुम्हें पता है, धृतराष्ट्र और पांडु अपने पिता विचित्रवीर्य के पुत्र नहीं थे, बल्कि उनके बड़े भाई वेदव्यास के पुत्र थे, जो सन्यासी हो चुके थे। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी माता सत्यवती ने अपने बड़े भाई वेदव्यास से आग्रह किया था कि वह उनकी दोनों बहुओं को गर्भवती करें। अपनी माँ के कहने पर वेदव्यास ने उनकी दोनों बहुओं को गर्भवती किया था। वास्तव में धृतराष्ट्र और पांडु वेदव्यास के पुत्र थे, मगर माने गए विचित्रवीर्य के। हाँ, मुझे यह कहानी पता है पापा। हमारे देश का इतिहास, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि पहले के ज़माने में इन बातों को पाप नहीं माना जाता था। इस तरह के संबंध समाज में पूरी तरह स्वीकार्य थे। जरूरी नहीं था कि किसी बच्चे का पिता वही हो जिससे उसकी माँ ने शादी की हो। आज भी ऐसी प्रथाएं कई समाजों में हैं। बच्चा पाने के लिए शादीशुदा स्त्री दूसरे पुरुष से संबंध बनाने के लिए आज़ाद है। कई समाजों में तो शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना और बच्चे पैदा करना आवश्यक है। उसके बिना वे शादी ही नहीं करते। धरती पर जीवन को चलते रहने के लिए बच्चों का पैदा होना जरूरी है। अब आप देखिए, IVF पद्धति के अनुसार हम कभी कभी दूसरे पुरुष का वीर्य लेकर औरत को गर्भवती बनाते हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में बच्चे हों, खुशियाँ आएँ। हाँ, पर राजीव कुछ कहते कहते रुक गए। पर क्या पापा? राम ने पूछा। जब बच्चे को पता चलता होगा कि उसका असली पिता कौन है, तब उसका दिल बंट जाता होगा। राजीव मायूसी से बोले, अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं है। बच्चे को पालने वाला, उसे प्यार देने वाला, उसका भविष्य बनाने वाला ही उसका पिता होता है। यह जानते हुए भी कि बच्चे में उसका DNA नहीं है, फिर भी उसे दिल से लगाकर रखना बड़ी बात है। उस प्यार के आगे दुनिया की हर नियामत छोटी है। तुम ऐसा मानते हो बेटा? राजीव ने उत्सुकता से पूछा। हाँ पापा, बिल्कुल। आखिर भगवान कृष्ण भी तो बाबा नंद और माँ यशोदा को ही अपना माता पिता मानते थे, भले उनके असली पिता वासुदेव और माँ देवकी थी। पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, कहते हुए राम बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अचानक पलटकर बोला, पापा, वो जो अंकल आए थे, वह आज आने के लिए कह रहे थे ना? हाँ, वो आए थे जब तुम सो रहे थे। राजीव ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अच्छा, वो कुछ बताना चाहते थे ना पापा? राम ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ। क्या बताना चाहते थे? यही कि वह तुम्हारे पिता हैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। राजीव सिर झुकाए बिस्तर पर बैठे थे और राम के कदम जैसे बाथरूम के दरवाजे पर ही चिपक गए थे। अचानक उसने आगे बढ़कर पापा का सिर अपने सीने में भींच लिया और थरथराती आवाज़ में बोला, मेरे पापा सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और राजीव की सारी शंकाएं इस सैलाब में बह गईं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।